आपने एग्रीकल्चर के चैप्टर को इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा। हमने इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर के सेक्शन को ब्रीफली डिस्कस किया और इंडियन सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन बच्चों, कितना भी आप स्टडी कर लें, अगर आप उन पर प्रश्नों को हल नहीं करते तो इंडियन सिविल सर्विस या प्रोविंशियल सिविल सर्विस के परीक्षा में प्रश्नों को हल करना कठिन होता है और सारे प्रश्नों को स्टडी करते समय लेक्चर में इंक्लूड करना डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस ली जाती हैं और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्रीकल्चर को आपको समझाने का प्रयत्न किया था। लेकिन जो बातें अधूरी रह जाती हैं वह है इससे संबंधित प्रश्न। इसलिए बच्चों, सिविल सेवा परीक्षाओं या प्रांतीय सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे आवश्यक प्रश्न यह है कि आप उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हल जरूर करें। तभी एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, तभी आप इस परीक्षा के सवाल को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। यह एक आवश्यक बात भी है और तैयारी के लिए यह सबसे अच्छा तरीका भी माना जाता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल किया है यहाँ पर। आज हम उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हमने 10 प्रश्न का और 9 प्रश्न के 2 सेट तैयार किए हैं। उन दोनों सेट को हम बारी बारी से कराएंगे। सबसे पहले हम एक सेट को लेते हैं और उसको आप तक कन्वे करने की कोशिश करते हैं। आप भी उनको देखिए और उनका आंसर करने का प्रयत्न कीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप आसानी से सिविल सेवा परीक्षा को समझने में सहूलियत महसूस करेंगे। तो बच्चों, ये बात दिमाग में रखते हुए आइए हम प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न आपका दिखता है और उसमें कथन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। बिल्कुल बच्चों, भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। दूसरा है कारण, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर भारत ने खाद्यान्न उपलब्धता हासिल कर ली है, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, तो थोक मात्रा में उसे आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन परिस्थितियां समय समय पे बदलती रहती हैं। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं या किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदा कदा खाद्यान्न का आयात करना यह कोई नियम नहीं है, अपवाद स्वरूप है। इसका मतलब साधारण रूप में हमारा ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अगर निर्भरता प्राप्त हो गई है तो खाद्यान्न का थोक मात्रा में आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। आइए हम बच्चों दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, आप ध्यान से इस स्कीम को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथन से आप क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है।
परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इस कथन का अर्थ नीचे 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में शामिल है प्रत्येक परिवार को अंतस्थ यानी बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। दूसरा है खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। तीसरा है गरीबी से नीची रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। चौथा है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसका अर्थ क्या है। बच्चों, अर्थ तलाशने की कोशिश करनी है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। निश्चित तौर पर हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है और लगभग 350 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन आज भी बहुत से परिवार पर्याप्त मात्रा में अनाज को नहीं पाते, अर्थात अनाज उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त करने की क्षमता उन्होंने अर्जित नहीं की है। अर्थात डी ऑप्शन प्रश्न के मुताबिक सही है। बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है। तीसरे प्रश्न में बात आई है विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है दलहन व तिलहन के उत्पादन से। तीसरा है नकदी फसलों के उत्पादन से। तीसरा है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। और चौथा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। बेसिकली अगर हम देखें तो विशेष कृषि उपज योजना कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल लाने के लिए ही शुरू किया गया था, यानी स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्लान का उद्देश्य ही था कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल देने के लिए, उसमें विस्तार देने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे कि चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है। आइए हम चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NAFED NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन। चौथा है राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद। इसमें बच्चों आजादी के समय से ही NAFED, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है। तो NAFED इसमें शीर्ष संगठन है सहकारिताओं का। फिर उसके बाद में पांचवें प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। बागवानी मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला नंबर है वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना। तीसरा है शस्योत्तर व्यवस्था और चौथा है मानव संसाधन विकास। तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस लिए जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है। जाहिर सी बात है, बागवानी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, कृषि के लिए क्षेत्र को अच्छे से तैयार कराना, मानव संसाधन विकास करना,
लेकिन वास्तव में बागवानी का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना बिल्कुल नहीं है। यानी बागवानी के माध्यम से हम वित्तीय सहायता नहीं देते किसी को, या सरकार बागवानी मिशन चलाती है ताकि बागवानी हॉर्टिकल्चर को विकास मिले, उसको उछाल मिले। तो पहला जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। उसके बाद हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं और सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल को हटा करके अगर लोहे के हल उपयोग में लाए जाएं तो वो क्या दिखाता है। जाहिर सी बात है, लकड़ी से आप लोहे पे शिफ्ट कर रहे हैं, लोहा ज्यादा इफेक्टिव होगा, गहरी जुताई कर पाएगा, ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन लकड़ी के हल की जगह पर लोहे के हल का मूल्य ज्यादा होगा। यानी यह एक एडवांस प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें पूंजी ज्यादा लगेगी। अब देखिए, पहला ऑप्शन कहता है श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति है। श्रम नहीं बढ़ेगा। आपने लकड़ी का हल खरीदा तो कम पैसा लगेगा, लेकिन लोहे का हल खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। यानी यह पूंजी बढ़ा रही है। और दूसरे नंबर, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति। पूंजी घटाने वाली नहीं होगी और उपर्युक्त में से कोई नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी छठे क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति। बच्चों, अब हम लोग सातवें प्रश्न पर पहुंचेंगे। सातवें प्रश्न में क्वेश्चन है, ये समर्थित मूल्यों से है। हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था समर्थित मूल्य का मतलब, तीन तरह के समर्थित मूल्यों की हमने बात की थी। एक हमने बात किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, दूसरा हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस का, खरीद मूल्य का, और तीसरा हमने इश्यू प्राइस की बात की थी जब हमने क्लास लिया था। अगर याद ना आ रहा हो तो एक बार क्लास को फिर से जरूर देख डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और लॉकडाउन में आप निःशुल्क बैठे बैठे ये वीडियो देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, सेवंथ में समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। इसमें क्या है, कौन सी बात इसमें शामिल की जाती है। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। आखिर यह क्या दर्शाती है। कृषि मूल्यों में स्थिरता, बिल्कुल ठीक है, इसका उद्देश्य है कि कृषि मूल्य स्थिर रहें। तीसरा है कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य मिले, ये भी ठीक है। और तीसरा है सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण सरकार के द्वारा किया जा सके, जो एफसीआई के गोदामों में स्टोर होते हैं। फिर यहाँ स्टेटमेंट दिया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो पहला ऑप्शन ए और बी है, दूसरा बी और सी है, तीसरा ए बी सी है, चौथा केवल सी है। तो इसमें आप देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कृषि मूल्य में स्थिरता भी उद्देश्य है, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य भी देना जरूरी है, और सार्वजनिक वितरण के लिए भंडारण हेतु खाद्यान्नों को प्राप्त भी करना है। तो इन सारे ऑप्शन को सही माना गया जाएगा, यानी सारे ऑप्शंस सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सी कोड सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है। तो हरियाली योजना को जब हम देखते हैं तो बच्चों, हरियाली योजना का संबंध पढ़िए इसको। पहला नंबर फसल प्रबंधन से है,
दूसरा मृदा प्रबंधन से है, तीसरा जल प्रबंधन से है, चौथा वन प्रबंधन से। बच्चों इसमें गैस नहीं लगेगा, ये फैक्चुअल है, ये जल प्रबंधन से है, इसलिए इसको याद कर लेना है कि हरियाली योजना जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोग 9वें प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए और देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये 9वां क्वेश्चन आपको क्या बताता है। 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। यानी कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन रेगुलेट किया जाता है। अब बच्चों, कृषि चूंकि राज्य का विषय है, इसीलिए इससे संबंधित कानून बनाने का, इसके बिकवाली का, इसको रेगुलेट करने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और खोजिए इसमें राज्य द्वारा कौन सी बात हो रही है। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, दूसरा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम। तो कृषि उत्पादों की बिक्री से संबंधित जो अधिनियम है, जो राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, वही सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। तीसरा कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, ये गलत है। चौथा खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, अर्थात इसमें आपका दूसरा बी ऑप्शन सही है। बच्चों अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप इसे देखें तो क्वेश्चन ये कहता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन देखना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह याद करना है आपको कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में किया गया था, यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मई 2005 में कांग्रेस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। और इस प्रकार से बच्चों हमने 10 क्वेश्चन को जो पिक किया था इंडियन एग्रीकल्चर से, उससे संबंधित ये 10 प्रश्न हम लेकर के आपके सामने आए थे। ऐसे ही 9 प्रश्न हमने और पिक किया हुआ है, उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर से क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद में नए चैप्टर इंडियन एग्रीकल्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस पर हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा और लॉकडाउन में निःशुल्क इस सुविधा का फायदा उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट। इसी वीडियो के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।